ओके, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे कि हम अब यूनिट थर्ड से आपको स्टार्ट करेंगे और उसी के हिसाब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट थर्ड को सबसे पहले टेकअप करने का कारण मैंने आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी आपको मैंने समझाया था। यूनिट थर्ड एक तो सबसे लंबा, सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। और जब अगर कभी एग्जामिनेशन अगर अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो यूनिट थर्ड से क्वेश्चन जो आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। यूनिट थर्ड से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ इस तरीके का यूनिट थर्ड का डिज़ाइन है। यूनिट थर्ड से न्यूमेरिकल ज़्यादा आने की वजह से भी यूनिट थर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसे कुछ लोग के माइक ऑन है, मैं या तो कहिए तो नाम लेके मैं बताऊं आपको किसके माइक ऑन है। माइक अपना बंद रखिए भाई, तभी आप मेरी बात सुन पाएंगे, ठीक है। कोई और दिक्कत तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी भी आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। ओके, सो यूनिट थर्ड को हम लोग बहुत शॉर्ट में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से कहते हैं। और इस यूनिट के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। एक तो लॉज हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल लॉ या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो, उसमें से कुछ आपने पढ़े हैं पहले भी और कुछ अब आपको अब पढ़ाया जाएगा। जिसमें से सबसे पहले आज हम टेकअप करने वाले हैं वो जीरोथ लॉ है। देन वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सबका अपना अपना महत्व मैं बहुत ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ कि जीरोथ लॉ की इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि वो जो हम आजकल एक टर्म बोलते हैं टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के जो कॉन्सेप्ट है उसका वो आधार है। डिटेल हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ एक तरीके से बिल्कुल उसकी वही पोजीशन है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है उसकी जगह पे हम फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। ना केवल ये, बल्कि ये एक ऐसा भी लॉ है जो कि ये स्टैब्लिश करता है कि हीट भी अपने आप में एक एनर्जी का फॉर्म है। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादा देर तक उसमें डिस्कशन करेंगे। देन सेकेंड लॉ का डिस्कशन आता है। सेकेंड लॉ की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि वो एक और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वहाँ से इवॉल्व होता है जो खुद में अपने आप में जो है फंक्शन स्टेट है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी या फिर इसमें भी पढ़ाई जाएगी आपको दोबारा। तो इस तरीके से जो अब तक हम तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें एक इजाफा हो जाता है, एक बढ़ जाता है, एक एंट्रोपी और हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो सेकेंड लॉ की ये इंपॉर्टेंस है। सेकेंड लॉ के बाद थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एक तरीके से एक निगेटिव स्टेटमेंट है कि क्या चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। उसमें कई तरह के, हर सेकेंड लॉ की भी बात करें या थर्ड लॉ की बात करें तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर उनका जिसे कहते हैं कि बॉटम लाइन अगर कहा जाए कि सबसे खास बात क्या है उसकी, तो थर्ड लॉ की खास बात ये, थर्ड लॉ ये स्टैब्लिश करता है कि कभी भी एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में चारों लॉज के बारे में बताया। कोई आपसे ऐसे वाइवा में पूछ ले तो आप बता सकें। तो थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंस है कि वो ये स्टैब्लिश करता है कि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 नहीं हो सकता है। बीच बीच में कभी कभी मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ, तो समझिए मैं आप लोग को एडमिट कर रहा हूँ। टेक्निकली वजह से मैं रुकता हूँ, ठीक है। सो बियर विथ मी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग थोड़े लेट लग रहे। ओके, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द जीरोथ लॉ या लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन शॉर्ट। इसकी शुरुआत करने के लिए एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं जिससे आप भी परिचित हों, जिसको हम कहते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या है भाई और ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में आज अब सुबह आपने चाय या कॉफ़ी पी हो और आपको एक कप में वो सर्व हुई हो। वो कप जो है हो सकता है चाइना क्ले का हो, स्टील का हो, किसी भी तरह का वो कंटेनर हो जिसके अंदर चाय रखी हुई हो। तो आपने थोड़ी देर के लिए टेबल पर वो चाय या कॉफ़ी छोड़ दी, पंखा चल रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कॉफ़ी थी वो
कुछ समय के बाद ठंडी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहा जाएगा कि देखिए, अगर इसको टेक्निकली बोला जाए, साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए, तो कहा जाएगा कि इसका जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, कौन सा, टेम्परेचर, वो चेंज हो गया। जब सर्व की गई थी तब उसका टेम्परेचर हाई था, थोड़ी देर बाद कुछ हुआ बीच में, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो ये बात होगी कि क्यों कम हो गया, तो कहा जाएगा कि ड्यू टू सम इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन को किस तरह के हैं? तो इंटरेक्शन तो एक से ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं। मैकेनिकल इंटरेक्शन हो सकता है, केमिकल इंटरेक्शन हो सकता है, थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपने एक चाय को एक जगह पे रख दिया है, तो मैकेनिकल इंटरेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई चम्मच डालकर उसको देर तक हिलाएं या एक कप से दूसरे कप में उड़े लें और बार बार ट्रांसफर करें, तब तो आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंटरेक्शन भी हुआ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। केमिकल इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, कोई चीज़ अपना इसके साथ मिलाई, आप ठंडा पानी मिला दें इसके अंदर या कुछ कर दें, वो सब कुछ आपने किया नहीं। तो केमिकल इंटरेक्शन की बात भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ यहाँ पर थर्मल इंटरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ द थर्मल इंटरेक्शन इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। तो ये गया कहाँ? एनर्जी तो कंजर्व है। तो ये कहा जाएगा कि ये जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। अब ये सराउंडिंग कौन है और सराउंडिंग क्यों ये रोल प्ले कर रही है, ये हिस्सा आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मैंने एग्जांपल अभी लास्ट में लिया है, इनमें तीन चीजें थी जो मेजर रोल प्ले कर रही थी। एक तो चाय या कॉफी कंटेनर, उसको अब हम सिस्टम कहेंगे। दूसरा है वो कंटेनर जिसके अंदर वो चाय कॉफी रखी हुई थी, यानी कि वो जो कप प्याला उसके अंदर जिसके अंदर रखी हुई थी, उसको हम बाउंड्री कहेंगे। और वो जो आसपास की जो भी वातावरण था आसपास, उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। यानी वो सारी चीजें जो कप में भरे हुए चाय के थर्मल प्रॉपर्टीज को चेंज करने में असर डाल रही थी, जिनका इन्फ्लुएंस हो रहा था। चाहे उस कमरे में चल रहा पंखा हो, चाहे कमरा काफी बड़ा हो, हवादार हो, या कमरे में एसी चल रहा हो, या कमरा जाड़े के दिनों में आप एक चाय पी रहे हो, स्वाभाविक रूप में ठंडा हो। बेटा, आप में से किसी का माइक ऑन है बेटा, जरा इसको ध्यान दीजिए। आपका नाम आ जाता है, मैं नहीं चाहता कि आपका नाम लूं तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील गुड। इसलिए अपना माइक जरूर बंद रखिए। और अभी अपना हाथ भी बेटा रेज ना करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बैकग्राउंड नॉइज, बेटा बैकग्राउंड नॉइज की वही वजह है, आप में से कुछ लोग का माइक ऑन है, ठीक है। वॉइस लैगिंग की कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। वॉइस लैगिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ और स्लोली ही स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, तो बियर विथ मी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कप की जिसके अंदर की चाय रखी हुई है। आपको आपको भी अंदाजा होगा, अगर स्टील के प्याले में रखा होता, स्टेनलेस स्टील के कप आते हैं, तो शायद चाय जल्दी ठंडी हो जाती। चाइना के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो चाय उतनी देर जल्दी ठंडी नहीं होती है ना। थर्मस में रखते हैं तो शायद। और तृप्ति बेटा अपना माइक बंद करो। तृप्ति यादव अपना माइक बंद करिए। डोंट फोर्स मी कि मैं आपका नाम लूं, है ना, वो स्थिति ना लाइए। मैं अवॉइड कर रहा हूं तो फिर आप भी जरा मान जाइए। ओके, सो उस कप को अब हम आगे चल के अपने इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में, इसको हम कहेंगे बाउंड्री। टेक्निकली कहेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? अ सेपरेशन ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ स्पेस और ए फाइनाइट पोर्शन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय मींस ऑफ ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि एक ऐसा दायरा जो किसी एक स्थान को, एक छोटे से रीजन को बाकी सब चीजों से अलग कर दे। यानी एक कप है, कप के अंदर चाय भरी हुई है, तो वो जो कप है उसने बाकी कमरे से उस चाय को अलग कर दिया। चाय फैल थोड़ी रही, कप के अंदर रखी हुई है। तो वो जो जो चीज सेपरेट कर रही है इस रीजन को, उस छोटे से रीजन को, यानी जिसके अंदर चाय भरी हुई है, रीजन को सेपरेट कर रही, उसको हम बाउंड्री कहेंगे। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे तो दो तरह की बाउंड्रीज का डिस्कशन करेंगे। एक है कहेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री, या कई बार उसको शॉर्ट में बोल देते हैं एडियाबेटिक वॉल। और दूसरा कहेंगे डाइथर्मिक बाउंड्री या डाइथर्मिक वॉल। एडियाबेटिक का मतलब जिसे आप लोग हिंदी में रुद्धोष्म कहते हैं, यानी जिस वॉल के दोनों तरफ हीट का एक्सचेंज ना होने पाए, जैसे कि थर्मस फ्लास्क होता है,
उसके अंदर आप चाय रखते हैं तो वो हीट के एक्सचेंज को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जीरो तो कोई चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर सकता है। किसी एक ने लिखा है, प्रतीक्षा ने शायद, कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर किसी और को भी ऐसा लगता है तो ज़रूर लिखे। अगर 2-4 लोग लिखते हैं तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही, अदरवाइज आप अपने एंड पर चेक करें। ओके, तो मैं बात कर रहा था एडियाबेटिक वॉल के बारे में बात कर रहा था। तो एडियाबेटिक वॉल का मतलब हो गया कि वो हीट को एक्सचेंज ना होने दे, जैसे कि फ्लास्क एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का मतलब हो गया कि जिसके दोनों तरफ, डाय मतलब दो होता है ना, थर्मिक यानी कि ऊष्मी, यानी दोनों तरफ के जो ऊष्मी गुण वो एक जैसे हो, थर्मल प्रॉपर्टी सेम एट बोथ द एंड। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टील का कप लिया होता, तो स्टील के कप के अंदर रखी हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्या कहते हैं कि मेटल है, हीट का अच्छा कंडक्टर है, इस वजह से हीट एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर आसानी से चली जाती है, इस कारण जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यानी कि ये दो टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, एक एडियाबेटिक वॉल या एडियाबेटिक बाउंड्री, दूसरा डायथर्मिक वॉल। ओके, अब दूसरी बात करें सिस्टम की। सपना बेटा भी हैंड रेज ना करिए, मैं लास्ट में 5 मिनट आपको मौका दूंगा। आप चैट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट 5 मिनट में, या फिर मैं माइक ऑन करूंगा, आप अपना से क्वेश्चन पूछिए। ओके नाउ, अब हम बात करें कि सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम तो एक ऐसा बड़ा कॉमन सा शब्द है, हर जगह इस्तेमाल होता है। मैकेनिक्स में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अभी भी आप लोग जो है जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा प्रॉपर नेम और यूआईडी के साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ अपने मोबाइल के नाम पे ज्वाइन कर रहे हैं, गैलेक्सी और रेडमी, और कुछ जो है वो केवल यूआईडी के नाम पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपना यूआईडी और नेम दोनों के साथ ज्वाइन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो बाउंड्री है, आर्बिट्रेरी बाउंड्री का मतलब कोई भी, एडियाबेटिक भी हो सकती है या डायरेक्टिव, जो भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के विद इन, उसके अंदर का वो रीजन जिसको आप बाउंड्री ने घेर रखा है, और जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप किसका टेम्परेचर जानना चाहते हैं? चाय का। तो वो चाय, कप भरी के अंदर भरी हुई चाय, जो बाउंड्री के अंदर है, वो रीजन जिसका आप स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सिस्टम कहेंगे। थोड़ा सा एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। द रीजन विद इन द आर्बिट्रेरी बाउंड्री एंड ऑन विच द स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड द सिस्टम। अब तीसरा हिस्सा, इसको हम कहेंगे सराउंडिंग। जो कुछ भी सिस्टम के अलावा है, यानी सिस्टम जिसको की बाउंड्री ने घेर रखा हुआ है, उसके अलावा जो कुछ भी है उसके आसपास, जो सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, जिसका सिस्टम पे असर डाला पड़ सकता है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर वो कप, चाय से भरे हुआ कप कमरे में रखा हुआ है, तो कमरे के आसपास का जो भी वातावरण है, जो पंखा चल रहा है, जो एसी चल रहा है, जो आसपास खिड़की खुली है, हवा आ रही है, या कमरे का खुद का तापमान, जो कि चाय को ठंडा करने में इस्तेमाल हो रहा है, या एक गिलास ठंडा पानी आपने रखा है तो उसको गर्म करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दो सिस्टम्स होते हैं, एक गर्म है एक ठंडा है, दोनों को संपर्क में लाए, मान लिया आपका एक हाथ गर्म है, एक थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठंडे पानी में हाथ डाल के निकाला है, दोनों हाथ को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? एक तरफ से एक हाथ से हीट दूसरे हाथ की तरफ जाने लगती है, और फिर दोनों का टेम्परेचर लगभग एक जैसा होता है। तो अब इसमें कौन सा सिस्टम है, कौन सा सराउंडिंग है? तो हम कहेंगे नहीं, दोनों ही सिस्टम है, लेकिन पहले के लिए दूसरा सराउंडिंग है और दूसरे के लिए पहला सराउंडिंग है। तो इस तरीके से सेम एज कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी इज ए सिस्टम, और जो भी कुछ उसको प्रभावित करे वो उसका सराउंडिंग हो जाएगा। अगर आप पहली बार में मान लीजिए कि राइट हैंड को आप स्टडी कर रहे हैं, तो राइट हैंड इज द सिस्टम एंड लेफ्ट इज द सराउंडिंग। अगर आप लेफ्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो लेफ्ट इज द सिस्टम एंड राइट इज द सराउंडिंग। तो इस तरीके से कई बार सराउंडिंग को सिस्टम नंबर 2 या अनदर सिस्टम भी हम कहते हैं। अब जरा इस बात को एक इलस्ट्रेशन से इन ब्रीफ समझते हैं, यानी कि इसको समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने बात करी। तो आप एक देख रहे होंगे कि एक आर्बिट्रेरी सी एक फिगर है, बड़ी इसके एक अजीब सी फिगर ड्रॉ करके बनाई गई है, स्केच है, और कहा जा रहा है कि जो
बीच का हिस्सा है जिसको आप स्टडी करें, दैट इज सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम को एक रेड कलर की लाइन ने घेर रखा हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बाउंड्री। ठीक, ये किसी भी तरह की हो सकती है, मैंने डिस्कस किया। और इस सिस्टम के आसपास की जो चीजें हैं वो सराउंडिंग है। तो इन ब्रीफ, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द सब्जेक्ट ऑफ द एनालिसिस, जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर। सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम सराउंडिंग। एंड व्हाट इज द बाउंड्री? द सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज अ बाउंड्री। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा एक चीज और बताकर पूरी करते हैं। यूनिवर्स, थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द भी बार बार आएगा। ये यूनिवर्स क्या है भाई? यूनिवर्स कहाँ से आएगी? वो वाला यूनिवर्स है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग, अगर आप दोनों को स्टडी कर रहे हैं, जो करना पड़ेगा आगे चलकर देखेंगे, जब दोनों को आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने बताया भी था, कई बार सराउंडिंग को हम सिस्टम नंबर 2 भी कह देते हैं। सिस्टम इज सिस्टम नंबर 1 एंड सराउंडिंग इज सिस्टम नंबर 2, जिससे मैंने अभी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का एग्जाम्पल लिया था। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। जब हम कभी कहें कि यूनिवर्स पे इफेक्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द नेट इफेक्ट ऑन सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, तो तीन तरह से बोला जाता है, इफेक्ट ऑन सिस्टम, इफेक्ट ऑन सराउंडिंग और इफेक्ट ऑन यूनिवर्स। जब इफेक्ट ऑफ यूनिवर्स कहें तो क्या मतलब क्या हो गया? प्यूरल हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिससे आपको ये चीज और क्लियर हो जाए कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री। एक बीकर के अंदर आप मान लीजिए आपने ठंडा पानी ले रखा हुआ है, तो वो जो ठंडा पानी है वो सिस्टम, और वो जो बीकर है वो क्या है? वो बाउंड्री है। और बीकर के अलावा आसपास कुछ भी जो है वो सराउंडिंग। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे डिस्कस होती है कि सर मान लीजिए कि अगर हमने कप में चाय या एक गिलास में पानी कमरे में रखा, तो और आसपास की सब चीजें सराउंडिंग अगर हैं, तो मान लीजिए कि ये कप मेरे कमरे में रखा हुआ है और कल्याणपुर का में कोई बारिश होने लगे और ठंडी हवा बहने लगे, तो इसका असर क्या परेड पे होगा? तो ऑब्वियसली आप समझते नहीं होगा, इतनी दूर की चीज का तो असर का आपके गर्म चाय पे तो नहीं होने वाला है। लेकिन हमने जैसे अभी स्टेटमेंट दिया कि सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग, तकनीकी तौर पे मैंने सही बोला कि सिस्टम के अलावा कोई भी चीज़ है वो सराउंडिंग है। कोई दूर की भी चीज़ हो तो उसका असर होता है, लेकिन इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरेटिकली, यानी अगर हम भाषा की बात करें तो सब चीज़ों का असर होगा। यहाँ तक कि अगर कोई कहे कि मैंने एक कप चाय अपने कमरे में रखी और जुपिटर का इस पर असर हो गया, तो जुपिटर तो बहुत दूर है भाई, मार्स और दूर है, तो क्या उसका असर होगा? तो थ्योरेटिकली कहेंगे हाँ भाई असर तो होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? सिस्टम के जो क्लोज विसिनिटी में चीजें हैं, यानी कि उसके आसपास जो चीजें हैं, आपने जिस कमरे में चाय रख रखी हुई है, तो उस कमरे में अगर एसी चल रहा है तो उसका असर होगा, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में एसी चल रहा हो तो उसका असर नहीं होगा। ये आप भी समझते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम क्लोज विसिनिटी की बात करते हैं, आसपास का जो हिस्सा होता है उसको हम सराउंडिंग समझते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग कह देते हैं कि नहीं सब कुछ सराउंडिंग है। तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए आपको अब बात ये कहेगी। कुछ बच्चों ने लिखा सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। प्रत्युष तिवारी कह रहे हैं यस सर, इज इट सो? इज इट सो? वॉइस नहीं ठीक से आ रही है बेटा? एक बार अपनी तरफ देख लिया कीजिए थोड़ा सा नेट, उसके बाद, क्योंकि बाकी बच्चों ने दिया कि आ रही है ना। चलिए खैर, बेटा आप लोग बहुत लेट लेट से ज्वाइन करते हो, एक दिक्कत होती है। क्या सिस्टम भी एक ही तरह का होता है? बाउंड्री तो हमने कहा कि दो तरह के होते हैं, हम उसको डिटेल में बात करेंगे। तो बात करते हैं, देखिए नहीं, सिस्टम्स को भी हम कई हिस्सों में बात करते हैं। एक तो होता है ओपन सिस्टम, जैसे कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक कप के अंदर चाय रखी हुई, तो ये एक ओपन सिस्टम है, यानी इस पर किसी भी चीज़ का असर हो सकता है, हर तरफ से खुला ही हुआ है। बस वो बाउंड्री एक बावड़ी बना रखी हुई, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने रखा हुआ है, कोई केमिकल रखा हुआ है, तो या तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, या ऊपर उसका मुंह खुला हुआ है तो एयर उसके अंदर आ रही जा रही है और उसका भी असर पड़ सकता है।
तो ऐसा सिस्टम हम कहेंगे दिस इज द ओपन सिस्टम, तो ये शब्द इस्तेमाल होंगे इसलिए आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इन द क्लोज सिस्टम, आपने मान लीजिए कि इसको ढक्कन से बंद कर दिया, तो आप भी जानते होंगे कि अगर एक कप चाय रखी हुई है, इसको हम किसी चीज़ से ढक दें तो वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। आप लोग घर में करते होंगे ना, चाय बना के मम्मी ने रखी और आप वीडियो गेम खेलने में बिजी हैं, आ ही नहीं रहे, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको कप को ढक देती हैं कि भाई थोड़ी देर बाद ठंडा होगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप इतनी देर तक वीडियो गेम खेलते हैं कि चाय ठंडी हो ही जाती है, फिर आप उसे सर्व समझ के पीते हैं। खैर, तीसरा तरीका जो आपकी मदर शायद नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो सजेस्ट कीजिएगा। वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम, कि हम तो चाय घंटे बाद ही पियेंगे, उसको थर्मस में रख दीजिए। तो अगर किसी सिस्टम को हम किसी ऐसे बाउंड्री के अंदर घेर दें जिससे कि वो उसका इंटरेक्शन, थर्मल इंटरेक्शन आसपास के सराउंडिंग से होना बंद हो जाए, यानी कि एडियाबेटिक वॉल से ढक दें, जैसे थर्मस या फ्लास्क, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब इस सिस्टम का नाम आएगा तो आप गौर कीजिएगा, जब मेरे बोलते समय या नोट्स में भी ये शब्द आएगा, इट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को भी हम कई तरह में बांटते हैं। एक एग्जांपल जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कि सॉस पैन है, सॉस पैन आप वही समझ लीजिए जिसमें आप चाय बनाते हैं, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, अगर उसमें एक लीड लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, तो वो क्या है? वो क्लोज सिस्टम है। लेकिन विदाउट लीड है तो क्या है? वो ओपन सिस्टम। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, सिंपल सा एग्जांपल से इसको मैंने बताने की कोशिश की। नाउ अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। सिस्टम की तो हमने बात कर ली, सराउंडिंग के बारे में कोई विशेष बात नहीं करनी, कि हमने कह दिया कि सराउंडिंग कुड बी अ सेकंड नेक्स्ट सिस्टम, अनदर सिस्टम, सिस्टम नंबर 2। नाउ हम बाउंड्री की बात करते हैं। मान लीजिए देयर आर टू सिस्टम्स ए एंड बी। पहले आप लेफ्ट फिगर देखिएगा, फिर राइट देखिएगा, है ना, जैसे जिसमें बताऊं उस पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट वाली फिगर पे गौर कीजिए। देयर आर टू सिस्टम ए एंड बी, बोथ आर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब ए का रंग तो थोड़ा देखिए डार्क सा लग रहा है, पीला सा कुछ ऑरेंज की तरफ, इसका मतलब ये गर्म है। एंड बी ब्लूइश कलर में दिखाया गया, इसका मतलब क्या है? थोड़ा ठंडा है। तो ये दो सिस्टम हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते तो हैं, पर इनके बीच में एक एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब जो अपने अक्रॉस हीट को ट्रांसफर ना होने दे। तो अगर आप एडियाबेटिक वॉल रख देंगे बीच में, तो ए से बी की तरफ, ए भले गर्म है और बी ठंडा है, ए से बी की तरफ थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो एडियाबेटिक वॉल क्या है? जो अपने थ्रू हीट को स्थानांतरित ना होने दे। एडियाबेटिक मीन्स रुद्धोष में, जिसको हिंदी बोलते हैं, जो आप लोग, आप में से कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो एक पहला टाइप हो गया बाउंड्री का। दूसरा, मान लीजिए ए और बी वही सिस्टम है और उनके बीच में एक डायथर्मिक वॉल लगती है। अब आप आगे ये ध्यान रखिएगा, मैं एडियाबेटिक वॉल बनाता हूँ, उसका एक तरह का सिंबल है, व्हाइट कलर से भरा हुआ है, और जब मैं डायथर्मिक वॉल बनाता हूँ तो वो ब्लैक कलर से फिल्ड है। तो आगे अगर कहीं ना भी लिखा हो तो आप कलर दे के पहचान जाइएगा। अगर बिल्कुल पूरा रंगा हुआ है काले रंग से तो डायथर्मिक वॉल दिखाया जा रहा है, और नहीं रंगा है तो वो एडियाबेटिक वॉल है। ठीक है, सिंबल समझते जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, नोट्स में फिगर नहीं है जो मैं अपने वेबसाइट पे मैंने डाल रखी है, जिसको आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ओके फाइन। सो ए और बी के बीच में अगर डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक का मतलब ये है कि दोनों तरफ हीट का आदान प्रदान होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए से बी की तरफ हीट जाएगी और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, ए से बी की तरफ हीट गई। ठीक है, सो ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डायथर्मिक वॉल। इसको बना लीजिएगा कहीं फिगर वगैरह, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा थोड़ा रुक कर, लेकिन इसको बना लीजिए। अब हम एक थोड़ा सा ब्रॉडर एग्जांपल से आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये रेडमी इंटर होना चाहते हैं, तो भाई रेडमी को बता दीजिएगा कि हम रेडमी नाम के किसी स्टूडेंट को नहीं जानते हैं, इसलिए उनको हम भाई रिमूव करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा काम ना करिए भाई, आप लोगों को कई बार समझा जा चुका है। चलिए जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि 10 मिनट से कम समय बचा हुआ है। आपका जूम पहले ही वार्निंग देने लग जाता है। Suppose there are three systems A, B and C, and they are isolated from universe. तो यूनिवर्स आप समझ ही गए, but they are separated through boundary. तीन सिस्टम हैं जो कि दुनिया से तो अलग हैं, पर एक बाउंड्री से सेपरेट। ओके, पहले आप लेफ्ट वाली फिगर देखिएगा, एक साथ दोनों फिगर मत देखिएगा। लेफ्ट वाली जितना मैं समझाता जाऊं उतना ही ध्यान दीजिए।
लेफ्ट में क्या दिखाया जा रहा है कि एक ए है, एक बी है और सी, 3 सिस्टम्स हैं और ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। आप देख के भी लग रहा होगा ए थोड़ा ठंडा है और जो बी है वो काफ़ी गर्म है, रेड है, बिल्कुल रेड हॉट जैसा दिख रहा है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। सी मध्यम उसका टेम्परेचर, मान लीजिए ए का टेम्परेचर 10 डिग्री है, बी का जो है 80 डिग्री है, सी का करीब 40 डिग्री के आसपास। एक मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। तो 3 अलग अलग टेम्परेचर पे और उनके बीच में वॉल्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ए और बी के बीच में कौन सी वॉल है, जरा पहचानिए। एडियाबेटिक वॉल है। और ए बी और सी के बीच में कौन सी वॉल है? डायथर्मिक वॉल है। सिंबल से आप पहचान गए होंगे कि किस वॉल की मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए साहब, ये कौन गाना सुनने लगा बीच में? अब पढ़ना ध्यान रखो भाई, आपके से टाइम जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा जो तीनों सिस्टम और दोनों बाउंड्रीज हैं, ये देखिए बाहरी भी एक घेरा, एक फ्रेम बना हुआ ना, देख रहे हैं बाहर एक फ्रेम जैसा बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। वो भी कैसा है? कलर से पहचान गए होंगे वो कैसा है? एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक वॉल है। यानी कि ए बी और सी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है, दे आर आइसोलेटेड, टोटली आइसोलेटेड। ठीक है। तो अब क्या होगा? देखिए ए और बी तो एक दूसरे के संपर्क में है नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक वॉल है, कोई हीट का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। पर हाँ, ए जो है सी के साथ हीट का आदान प्रदान कर सकता है, क्योंकि बीच में डायथर्मिक वॉल है। ऐसा ही बी जो है वो सी के साथ हीट का आदान प्रदान कर सकता है, क्योंकि बीच में डायथर्मिक वॉल है। तो अब क्या होगा? सी जो है ए को हीट देगा, क्योंकि ए सी के तुलना में ठंडा है, लेकिन साथ ही साथ सी बी से हीट लेगा, क्योंकि बी सी के तुलना में गर्म है। तो इस तरीके से हीट का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या स्थिति हो जाएगी? थोड़े समय बीत जाने के बाद इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। और तीनों का जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाएगी? वो सेम हो जाएगी। अब आप राइट वाली फिगर देखिए। राइट वाली फिगर में हम देखेंगे ए बी सी तीनों का एक जैसा कलर है। इसका क्या मतलब है? कि तीनों का टेम्परेचर अब एक जैसा हो गया है। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब एक जैसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब मान लीजिए कि आप बाउंड्री को एक्सचेंज कर दें, जहां पर पहले डायथर्मिक था वहां पे एडियाबेटिक लगा दें। फिगर में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट वाले से राइट वाले को कंपेयर करिए और वॉल को ध्यान दीजिए। जहां डायथर्मिक था वहां एडियाबेटिक लगा दिया, और जहां एडियाबेटिक था वहां पे डायथर्मिक लगा दिया। अब क्या होगा? क्या अब हीट का आदान प्रदान होगा? नहीं, अब हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए बी और सी एक दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। तो अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बाउंड्री उनके बीच में है, डायथर्मिक है या एडियाबेटिक है। वंस दे हैव अटेन्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम, देयर विल नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, इस जानकारी का इस्तेमाल आगे करते हैं। इस बात को जरा कह के देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट, if A and B are each in thermal equilibrium with C, then A and B are in thermal equilibrium with each other। यानी कि अगर A और B अलग अलग C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि A और B के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है। इस बात को एक स्टेटमेंट के तौर पे एक ग्रेट साइंटिस्ट थे रॉल्फ फॉगलर, उन्होंने प्रेजेंट किया। उसको कहा कि टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड, टू सिस्टम यानी ए और बी और थर्ड मीन सी। तो टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, एंड दिस इज नोन एज, तो क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बदकिस्मती ये थी कि ये लॉ फर्स्ट लॉ के आने के बाद आया। अब ऑलरेडी फर्स्ट पहला नंबर किसी को मिल चुका था, तो उसको नंबर क्या मिलता? तो उसको 0 नंबर मिलता, इसलिए इसको 0 नंबर मिला। टाइम कम है, मैं जल्दी से खत्म करता हूं ताकि आप सवाल ही पूछ सकें। ओके, द टेम्परेचर, एक ये आउटकम जीरोथ लॉ का क्या फायदा हुआ? तो इसने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया। आज थोड़ा समय कम है, मैं आज ब्रीफ में आपको बात करता हूँ। द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with one other system।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉक। 4 मिनट के करीब बचे हुए हैं। अब आप चाहें तो अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और मुझसे सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा टाइम कम है, जिनको सवाल पूछना है चैट बॉक्स में फटाफट लिख डालिए सवाल। यहाँ साधना यादव लिख रही हैं कि प्लीज सेंड द नोट्स। बेटा नोट्स वेबसाइट पे पड़े हैं, फर्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बताया गया था। वीडियो अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, वहां से आप देख लीजिए। बैकग्राउंड नॉइज इज टू मच एंड वी आर अनेबल टू हियर क्लियरली। ऑल्दो बेटा ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा, आप अपने लेवल पे देखिएगा, आप फैन वगैरह चला के तो नहीं बैठे हुए हैं। सवाल पूछिए, थैंक यू तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। डू वी नीड टू मेक आवर ओन नोट्स? यस बेटा, अपने नोट्स बनाना सबसे अच्छी बात होती है। हमारे नोट्स आपको केवल मदद के लिए। प्लीज एक्सप्लेन जीरो लॉ। अरे बेटा वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अगर टाइम बचता तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं और सवाल ले लेता हूँ। बेटा आप वीडियो देखिए, इसमें वेबसाइट के बारे में मेंशन है। वैसे मैं दोबारा गूगल क्लासरूम में वेबसाइट को मेंशन कर दूंगा। जो पढ़ाया गया है इससे रिलेटेड पहले आप सवाल पूछ लीजिए। How to define thermal equilibrium? Thermal equilibrium is a state of a system when there is no heat transfer from a system to another system or from system to the surrounding. बेटा ये जो बैकग्राउंड वाइज है ये आप ही पे डिपेंड करता है। आप लोग कोशिश करिए कि डिस्टरबेंस ना हो, आप लोग ना माइक ऑन ना रखा कीजिए, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे टोकना पड़ता है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी 108 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। पहले ज़्यादा थे, अभी कम हो गए। कैन बी से थर्मल फ्लास्क इज एडिबेटिक? नॉट कंप्लीटली। आप जानते हैं कोई भी चीज़ 100% इंसुलेटर नहीं होती है, बट इज क्लोज टू दैट। ये वेबसाइट देखिए, मैंने नीचे इसमें लिख रखा हुआ है, जो बच्चे वेबसाइट मांग रहे थे। लास्ट स्लाइड को गौर कीजिए, वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। अच्छा हाँ भाई, आप लोग जो है एंट्री जो करिए, मैं फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। कंप्लीट नेम एंड यूआईडी आज मुझे कई लोगों को रिमूव करना पड़ा, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और अटेंडेंस जरूर भर दीजिए। अटेंडेंस में आप लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे का अटेंडेंस भर रहे हैं, उस चक्कर में होता क्या है कि चूंकि आपका ईमेल भी आता है, तो एक ही ईमेल से जब ज़्यादा आते हैं तो वो फिल्टर कर देता है, तो आपकी खुद की भी अटेंडेंस चली जाती है। तो ये गड़बड़ मत करिए, आप दूसरे का भला करने के चक्कर में आपका खुद का भी जो है अटेंडेंस का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकली ऐसा कोई काम ना करिए जिसमें आप फंस जाएंगे मेरे साथ। इट्स द लास्ट 1 मिनट, इफ स्टिल देयर इज क्वेश्चन देन आस्क द क्वेश्चन। आई थिंक अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, अब हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। और कल फिर क्लास इसी टाइम पर इसी कोड के साथ होगी, मेरा कोड चेंज नहीं होगा, उसी कोड पर आप जुड़ जाइएगा, चाहे अटेंडेंस का हो चाहे जूम क्लासेस का। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड बॉटल? सेम एडियाबेटिक वॉल जैसे इसमें प्रबंध किया जाता है। अगर प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस किस पे देनी बेटा? गूगल क्लासरूम आप नहीं देख रहे हो?